नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से होगी बात। पहली खबर में आज हम जो दिखाने वाले हैं उसके लिए आप अपना पेन और डायरी निकाल लीजिए, क्योंकि महायुति के मंत्रियों की लिस्ट आपके सामने आने वाली है, जिसे आप जानकारी के लिए नोट भी कर सकते हैं। महायुति के साथ शो में आज बात महाआघाड़ी की भी होगी। क्या महाराष्ट्र की हार के बाद एनडीए गठबंधन टूट जाएगा? झारखंड के शपथ समारोह में दिखी एकजुटता क्या सिर्फ दिखावा है? आपको ये भी बताएंगे। अजमेर शरीफ दरगाह है या महादेव का मंदिर? 115 साल पुराने इतिहास के पन्ने अब क्यों खंगाले जा रहे हैं? अदालतों पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? तथ्यों के साथ इसका भी विश्लेषण करेंगे। भारत की बात में रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिखाएंगे प्रियंका गांधी की वो तस्वीर जो आज सबसे ज्यादा वायरल है, जिस तस्वीर में उनके समर्थकों को इंदिरा गांधी की झलक दिखाई दे रही है। लेकिन शुरुआत करेंगे आज के शो की कुछ सवालों के साथ। ये सवाल महाराष्ट्र में बनने जा रही महायुति की सरकार से जुड़े हुए हैं। जैसे, शिंदे अगर सीएम नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे? महायुति सरकार में अजीत पवार की भूमिका क्या होगी? शिंदे और अजीत गुट को कौन से मंत्रालय मिलेंगे? क्या पहले की तरह सरकार में 2 डिप्टी सीएम होंगे? सीएम देवेंद्र फडणवीस बनेंगे या एमपी राजस्थान की तरह बीजेपी कोई सरप्राइज देगी? महाराष्ट्र के साथ साथ इन सवालों की चर्चा पूरे देश में हो रही है। हम अपने सहयोगियों के जरिए इन सवालों का जवाब भारत की बात के दर्शकों को देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिल्ली में होने जा रही महायुति नेताओं की मीटिंग से जुड़ा इस वक्त का बड़ा अपडेट दिए देते हैं। आपसे थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक होने जा रही है। बैठक में शामिल होने के लिए देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दिल्ली पहुंच चुके हैं। एकनाथ शिंदे भी थोड़ी ही देर में यहां पहुंच जाएंगे। इसी बैठक में तय होगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, महायुति सरकार का फॉर्मूला क्या होगा और किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से पहले दिल्ली पहुंचे एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार ने मीटिंग के समय को लेकर जानकारी दी। पहले उनका बयान सुनिए, उसके बाद अपने सहयोगी से मीटिंग का ताजा अपडेट लेकर आपको देंगे। आपको हम एकनाथ जी शिंदे हो, मैं हूँ या देवेंद्र फडणवीस हो या बाकी हमारे साथी सब मिलके हम मीटिंग में बैठने वाले हैं और 9 बजे के बाद शायद वो मीटिंग शुरू हो जाएगी और उसमें तय होगा कि क्या करना क्या नहीं करना, आगे की लाइन ऑफ एक्शन क्या है। एबीपी न्यूज पर अब हम आपको महायुति सरकार से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी देते हैं। महायुति सरकार का संभावित फॉर्मूला सामने आ गया है। हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर ने सूत्रों से जो जानकारी दी है उसके मुताबिक महाराष्ट्र में पहले की तरह 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बन सकते हैं। इसके अलावा अजीत पवार गुट ने वित्त मंत्रालय की मांग की है। शिंदे गुट शहरी विकास विभाग मांग रहा है और गृह विभाग बीजेपी अपने पास रखने जा रही है। इसके अलावा खबर यह भी है कि शिंदे और अजीत पवार गुट से केंद्र में एक मंत्री बनाया जा सकता है, यानी सीएम पद रखने के बाद बीजेपी दोनों सहयोगियों को खुश करने के लिए यह ऑफर दे सकती है। इस पर ताजा अपडेट के लिए सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता का। हमारे साथ अमित शाह के आवास से गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़ गए। गणेश, बिना वक्त गवाए सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि इस वक्त मीटिंग का लेटेस्ट अपडेट क्या है? प्रतिमा, देवेंद्र फडणवीस ये दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना है कि करीब 9 साढ़े 9 के बीच ये बैठक होगी, क्योंकि सीएम 6:45 बजे वहाँ से निकले हैं, तो संभवतः वो 9:30 बजे तक यहाँ अमित शाह के आवास पर पहुँचेंगे। देवेंद्र फडणवीस तब तक 2 मीटिंग्स करने वाले हैं और वो मीटिंग करके अमित शाह के निवास स्थान पर वो पहुँचेंगे। अजीत पवार अभी सुनील तटकर के घर पर गए हैं, वो संसद गए थे, वो सुबह ही पहुँचे थे, पत्रकारों से मिले। तो अमूमन 9:30 बजे की मीटिंग होगी ऐसा बताया जा रहा है। मैं फिलहाल आपको पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। अभी कुछ हलचल यहाँ पे हुई थी, कुछ मूवमेंट हुई थी। कोई कह रहा था भूपेंद्र यादव शायद अंदर गए हैं, जो महाराष्ट्र के प्रभारी थे, लेकिन उसका कंफर्मेशन फिलहाल नहीं आया प्रतिमा। तो यहाँ नेताओं का सिलसिला आना शुरू हो गया है। करीब 6:30 बजे के समय पर यहाँ पर अमित शाह पहुंचे थे, तो 9 साढ़े 9 बजे बैठक शुरू होगी। इस बैठक में तीनों नेता पहुंचेंगे। जानकारी अभी कुछ देर पहले गणेश हमने दर्शकों के सामने रखी है कि फॉर्मूला क्या हो सकता है महाराष्ट्र में नई सरकार का, उसमें कोई अपडेट है या वही फॉर्मूला रहने वाला? प्रतिमा, जो पहले खबर आई थी 21, 12 और 10, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि भाजपा अपने खेमे में 23 से ज़्यादा पोर्टफोलियोज मंत्रालय लेना चाहती है, क्योंकि वहाँ उनका नंबर्स ज़्यादा है। नंबर्स के रेशियो के मुताबिक ही मंत्री पद दिए जाएंगे। अजीत पवार ने 8 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री पद मांगे हैं।
वो मिलना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को ज़्यादा कैबिनेट और ज़्यादा राज्य मंत्री पद दिए जाएंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं उन्हें मजबूत करना है। बीएमसी चुनाव है, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से अपने वो खुद पीछे हट गए हैं, तो उनको बल देना है और भाजपा ये चाहती है कि एक अच्छा मैसेज जाए, इसीलिए कैबिनेट केंद्र में भी दिया जाएगा दोनों को। तो फॉर्मूला यही होगा, जैसा आपने बताया कि देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, जो लगभग तय माना जा रहा है, तो गृह मंत्रालय रखेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम यूडी डिपार्टमेंट के जरिए से डिटेल्स आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे। गणेश, मैं चाहूंगी आप लगातार नजर बनाए रखें, क्योंकि आगे भी अपडेट्स के लिए हम आपका रुख करेंगे। तो एक तरफ महायुति में मुख्यमंत्री और सरकार बनाने पर मंथन चल रहा है, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी की गाड़ी में सवार सहयोगियों ने उसे पंचर करना शुरू कर दिया है। मीडिया के कैमरों के सामने भले ही एमवीए समेत इंडिया गठबंधन के सहयोगी एकता वाले फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने गठबंधन में विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। पहले इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर आज झारखंड में हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह की है। इस समारोह में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े चेहरे एक साथ एक मंच पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खबर ये नहीं है, बल्कि खबर वो है जो इस तस्वीर में नहीं दिख रही है। यानी इन लोगों के बीच गठबंधन की प्रमुख पार्टी शिवसेना उद्धव गुट का कोई भी बड़ा चेहरा नहीं नजर आ रहा। ना ही उद्धव ठाकरे, ना आदित्य ठाकरे, ना ही पार्टी का पक्ष रखने वाले संजय राउत इस कार्यक्रम में नजर आए। इस घटनाक्रम की टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस दिन ये तस्वीर सामने आई है, उसी दिन शिवसेना में एमवीए से अलग होने की आवाजें उठनी शुरू हो गई है। इसीलिए सवाल उठने लगे हैं कि क्या महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूट जाएगा। महाराष्ट्र में मिली हार के बाद एमवीए पर टूट का खतरा मंडराने लगा है। सहयोगी हार का ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ने में जुट गए हैं। शुरुआत शिवसेना उद्धव गुट से हुई है, जहां पार्टी के नेता अंबादास दानवे ने एमवीए से अलग होने की मांग की है। पार्टी के नेता लगातार उद्धव ठाकरे पर एमवीए से अलग होने का दबाव बना रहे हैं। बुधवार को उद्धव ठाकरे ने विधानसभा चुनाव की समीक्षा के लिए पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में उद्धव ठाकरे के सामने नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए अंबादास दानवे ने बताया कि पार्टी नेताओं ने उद्धव ठाकरे से कहा है कि आगामी चुनाव एमवीए में नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से लड़ा जाना चाहिए। महाविकास अघाड़ी के साथ चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं मिला। सर्वे और लोकसभा चुनाव में मिली सीटों के नाम पर कांग्रेस किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उद्धव ठाकरे का नाम सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने की जरूरत थी। ऐसा होता तो वोट शेयर बढ़ता। कांग्रेस के नेता मंत्री बनने का सपना देख रहे थे। चुनाव जीतने पर उनका कोई भी फोकस नहीं था। कांग्रेस के अति आत्मविश्वास के चलते चुनाव में हार मिली। हालांकि अंबादास दानवे के बयान को संजय राउत निजी राय बताकर टाल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अंबादास दानवे ने खुलकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे सियासी गलियारों में गठबंधन के भीतर बिखराव वाली बयानबाजी शुरू हो गई है। एक ना एक दिन तो शिवसेना को खुद के बलबूते पे महाराष्ट्र में सत्ता में आना है। बार बार हम कम जगह लड़ते हैं, फिर खुद शिवसैनिकों ने मांग रखी है कि पूरे के पूरे 288 जगह पे आने वाले समय 5 साल के बाद लड़ने की तैयारी आज से करना चाहिए। 30 से भी ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीतना ये बहुत बड़ी बात थी और हम महाविकास अघाड़ी में लड़े। तब ये किसी का कहना नहीं था कि हमको महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलना चाहिए। विधानसभा के नतीजे आने के बाद ये किसी की व्यक्तिगत भूमिका हो सकती है जो हार गए हैं। अभी वो बात उनकी है, वो पार्टी की बात नहीं। पार्टी के जो लीडर है हमारे, वो बैठ के जो कुछ है वो पार्टी में बैठ के बात करके वो आगे जाएंगे। आज कांग्रेस के साथ अलायंस में थे, महाअघाड़ी में थे, तो आज उन्हें कांग्रेस अच्छी नहीं लग रही है। उसका कारण एक है कि इनकी सीटें एकदम जीरो पे आगे खड़ी हो गई हैं। तो मुझे लगता है उद्धव ठाकरे जी को और अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करते हैं। अब इस सवाल का विश्लेषण करना जरूरी है कि क्या उद्धव ठाकरे एमवीए छोड़ सकते हैं। अगर वो पार्टी नेताओं के दबाव में ऐसा फैसला लेते भी हैं तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। हमने रिसर्च की मदद से कुछ ऐसे बड़े कारण आपके लिए डिकोड किए हैं। इसका पहला कारण होगा शिवसेना उद्धव गुट के परंपरागत वोटर का पार्टी से दूर हो जाना। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना का मूल वोटर खिसक चुका है। शिवसेना की पहचान हिंदुत्व और मराठा की राजनीति करने वाली पार्टी की रही है, लेकिन सेक्युलर गठबंधन के नाम पर उद्धव ने अपनी कोर राजनीति की राह छोड़ दी। इससे उन्हें नुकसान हुआ। मराठवाड़ा की 46 सीटों में से उद्धव की पार्टी को एमवीए में रहकर 3 सीटें मिली, जबकि शिंदे की शिवसेना ने महायुति के साथ मिलकर 12 सीटें जीती।
लगातार हार के बाद शिवसेना के कैडर में निराशा है। विधानसभा चुनाव के नतीजों से साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे का कैडर भी शिंदे गुट की तरफ पाला बदल चुका है। ऐसे में बचे हुए कैडर को साथ जोड़कर रखने के लिए उद्धव उनकी मांगों के आगे झुक सकते हैं, एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। इसके अलावा उद्धव सेना के वोटरों में पार्टी के प्रति विश्वास में कमी आई है, क्योंकि गठबंधन में शामिल एनसीपी, शरद गुट और कांग्रेस से उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती। इसी के चलते हिंदू वोटर भी पार्टी से दूर हो गया। दूसरी तरफ मुस्लिम वोटर्स को तो उद्धव की पार्टी पर कोई भरोसा ही नहीं है। बीएमसी का चुनाव शिवसेना उद्धव गुट के लिए आखिरी उम्मीद है, क्योंकि बीते 25 साल से इस पर अविभाजित शिवसेना का कब्जा है। इस किले को बचाने के लिए उद्धव की शिवसेना एमवी के साथ जो अब तक उसका गठबंधन चल रहा है उससे हाथ पीछे खींच सकती है, ताकि वोटर्स में ये संदेश जाए कि वो अपनी हार्डकोर हिंदुत्व वाली मूल विचारधारा से भटकी नहीं है। शिवसेना यूबीटी के नेताओं की चिंता के पीछे पार्टी की जीत का लगातार घटता ग्राफ है, जो 2014 के विधानसभा चुनाव से लगातार नीचे की ओर जा रहा है। 2014 के विधानसभा चुनाव में अविभाजित शिवसेना ने अकेले लड़कर 63 सीटें जीती। 2019 में बीजेपी के साथ 56 सीटों पर जीत हासिल की। 2024 में टूट के बाद महाविकास आघाड़ी के साथ लड़कर सिर्फ 20 सीटों पर सिमट गई। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो गठबंधन के बाकी सहयोगियों के मुकाबले उद्धव सेना घाटे में रही। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि गठबंधन में दरार की आवाज सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं उठी है, बल्कि इससे पहले बंगाल में टीएमसी के नेता भी कांग्रेस और शरद पवार के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं। वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व बदलने की मांग कर रहे हैं। हमने दर्शकों के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं की रिएक्शन रील तैयार की है। इसे देखने के बाद गठबंधन के भविष्य को लेकर कई तरह के संकेत आपको मिलेंगे। कांग्रेस तो इतना दिन गया फेल कर गया, शरद पवार जी भी फेल कर गए। और दीदी को लीडर मान के चलेगा, इंडिया बहुत बेटर परफॉर्म करेंगे। में पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं हुआ जी। ममता दीदी जो ठीक समझेगी वो ही करेगी। इंडिया अलायंस की जो भी मीटिंग है उसमें संजय राउत जी गए हैं, तो ये जहाँ से रूमर आ रही है मुझे नहीं पता है। ये सही बात है कि इंडिया गठबंधन कहीं हारा कहीं जीता। इंडिया गठबंधन के जितने भी लीडर्स हैं उनके बीच बातचीत कर करके हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और गठबंधन मजबूत होगा। आइए महाराष्ट्र के बाद भारत की बात में अब आज की सबसे चर्चित खबर का रुख करते हैं। संभल की शाही मस्जिद के बाद अब अजमेर की ऐतिहासिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी मंदिर मस्जिद वाले विवादों के घेरे में आ गई है। इस पर भी हिंदू मुस्लिम वाला सियासी कलेश शुरू हो गया है। इस विवाद के बहाने निचली अदालतों के फैसले पर भी सवाल उठाए जाने लगे हैं। इस खबर को विस्तार दें उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बयान जारी किया है, जिसमें सीजीआई से अपील की है कि वो निचली अदालतों की ऐसी याचिकाएं स्वीकार करने पर रोक लगाएं। बयान में आगे कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो देश में हालात तनावपूर्ण रहेंगे और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। वैसे ये वही दरगाह है जहां पीएम मोदी ने से लेकर तमाम नामचीन हस्तियां जियारत की चादर चढ़ा चुकी हैं। अजमेर की उसी दरगाह शरीफ पर अब शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। अजमेर की सिविल कोर्ट ने इससे जुड़ी हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना है और इस पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। यानी अब कोर्ट में तय होगा कि अजमेर शरीफ दरगाह है या फिर शिव मंदिर। कोर्ट ने इसके लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय, अजमेर दरगाह शरीफ कमेटी और एएसआई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। दरगाह पर हिंदू पक्ष का दावा क्या है, अब उसकी फाइल खोलते हैं। याचिका दाखिल करने वाले हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता के मुताबिक दरगाह की जगह पहले शिव मंदिर था। दरगाह के बुलंद दरवाजे की बनावट हिंदू मंदिरों जैसी है। दरगाह के ऊपरी हिस्से में मंदिर के अवशेष हैं। शिव मंदिरों की तरह पानी और झरना है। हिंदू शैली में है 3 मंजिला छतरी। अपने इन्हीं दावों के साथ विष्णु गुप्ता ने कोर्ट से मांग की है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म किया जाए और दरगाह को मंदिर घोषित किया जाए। हमने संकट मोचन महादेव मंदिर, जो कि आज अजमेर दरगाह के रूप में जाना जा रहा है, वो असल में भगवान शिव का मंदिर था और वो मंदिर को तोड़कर मुग़ल आताताइयों ने उस पर
मजार बना दी, ऐसे तोड़ के बनाया गया हमारे मठ मंदिर में। इसको लेके हमने याचिका फाइल के बहुत सारे साक्ष्य हमने माननीय अदालत के सामने रखे हैं। अदालत ने सारे साक्ष्य हमारे देखे हैं, सुने हैं, और सुनने के बाद उन्होंने सभी पार्टियों को, जो पक्षकार इसमें और जो दूसरे प्रतिवादी हैं, उन सबको नोटिस जारी किया है। अगली तारीख 20 दिसंबर 2024 है। तो ये वो याचिका करते हैं जिनको सुन रहे थे आप, और इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये हिंदू मंदिर है और अब इस पर कोर्ट का रुख किया गया, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि 20 दिसंबर से इस मामले पर सुनवाई होगी। ख्वाजा साहब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह जो आले नबी औलाद अली हैं, वो 1135 में 1195 में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और 1236 में आपका विसाल हुआ। उसके बाद से ये दरगाह आज तक यहाँ कायम है। ये बारगाह हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम देती है। गंगा जमनी तहजीब पर गहवारा है। यहाँ पर ऐसा नापाक सोच रखना और इसके बारे में ऐसी बात करना, ये उन तमाम दुनिया के लाखों करोड़ लोग जो आस्था जुड़ी हुई है, उनकी आस्था को ठेस है। ये समाज को बांटने का काम किया गया है, ये देश को तोड़ने का काम किया गया। बेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसको आप रिपील कर दें। कोर्ट कचहरी के सारे से क्यों अंदर आ रहा है और हमारी चीजों पे कब्जा कर रहा है? जब आप इसको रिपील कर देंगे, ये रहेगा कि भाई वर्शिप एक्ट खत्म हो गया, आप में ताकत होगी, आप कब्जा कर लीजिएगा, हमारे में ताकत हो जाएगी, ताकत होगी तो हम अपने कब्जे को बरकरार रहने देंगे। ये तो देश हित में नहीं है, ये देश को नुकसान हो रहा है। तो एक तरफ हिंदू पक्ष को आपने सुना, उनके क्या दावे थे, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है, ये भी आपने सुना है। और हमने आपको बताया है कि इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग कर दी गई है। सीजीआई से साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो ऐसे तमाम अदालतों की, जो निचली अदालत है, उनके जजेस को इस बात के लिए कन्विंस करें कि ऐसे मामलों की सुनवाई ना हो, या इस तरीके की कोई भी याचिका सामने आए, पिटीशन सामने आए, तो उसे इग्नोर किया जाए, उसको एंटरटेन न किया जाए, क्योंकि ऐसे वैमनस्य समाज में बढ़ेगा और जो एकता है उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इसको लेकर हिंदू पक्ष क्या कह रहा है, जो याचिका करता है उन्होंने क्या कहा, हमने आपको सुनवाया। मुस्लिम पक्ष का क्या रुख है वो भी हमने आपको बताया। लेकिन कुल मिलाकर आपको बता दें कि 115 साल पुरानी लिखी हुई एक किताब का हवाला देकर एक याचिका दी गई है कोर्ट के सामने, जिसको लेकर ये पूरा मामला सामने आया है। और ये जो किताब है, इसका 8वां चैप्टर बताया जा रहा है, जिसके पेज नंबर 88 से कुछ शब्द उठाए गए हैं, कुछ ऐसी बातों का जिक्र उससे लिया गया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट का रुख किया है। तो 8वें चैप्टर के पेज नंबर 88 पर लिखा है, दरगाह शरीफ परिसर में बुलंद दरवाजा हिंदू इमारत के अवशेषों पर बना है। इसकी 3 मंजिला छतरी की बनावट और इसके पत्थर इसके हिंदू होने का इशारा करते हैं। इसी तरह पेज नंबर 89 पर लिखा गया है कि दरगाह परिसर में मौजूद बुलंद दरवाजा और बाकी परिसर का निर्माण हिंदू मंदिर के स्तंभ से हुआ है। उसी पेज पर आगे लिखा गया है कि दरगाह का निर्माण हिंदू मंदिरों में कुछ बदलाव करके और जोड़ करके किया गया है। इसी तरह पेज नंबर 90 की अगर बात करें तो उस पर बताया गया है कि दरगाह के उत्तर कोने में स्थित संदल खाने के पास एक भूमिगत तहखाना है, जिसमें भगवान शिव का चित्र है और एक ब्राह्मण परिवार रोज इसकी पूजा और रखरखाव करते हैं, जिसे दरगाह के लोग घड़ियाली कहते हैं। तो कुल मिलाकर इन तमाम बातों का जिक्र किया गया और ये तमाम बातें एक किताब में लिखी गई हैं, जिसका जिक्र करते हुए हिंदू पक्ष कोर्ट की तरफ गया है। आजकल देश में ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है कि जगह जगह मस्जिदों में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव से लेकर सांसद चंद्रशेखर तक निचली अदालतों की तरफ से दिए जा रहे फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए, इनसे कोई मतलब नहीं। संभल की हिंसा ठंडी नहीं हुई, संभल सुलग रहा है। अब अजमेर, कल कहीं और। तो जो वर्शिप एक्ट 1991 है उसका क्या? हमारे जो पूर्व चीफ जस्टिस थे, उनकी एक स्टेटमेंट ने जो आज देश में माहौल बना के खड़ा हो किया है, ये उनकी गैर जिम्मेदारी का नतीजा है कि आज जो है हर धार्मिक स्थल के नीचे दूसरा धार्मिक स्थल ढूंढा जा रहा है। हमें हर मस्जिद में मंदिर नहीं खोजना चाहिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी ये बात कह चुके हैं। मसला संवेदनशील है और इस खबर को भारत की बात के फोकस में रखकर देखना जरूरी है।
और आज के विश्लेषण को हम 2 लाइनों के साथ खत्म करना चाहते हैं। मस्जिद और मंदिर का यूं झगड़ा मिटाना चाहिए, इस जमीन पर प्यार का एक घर बनाना चाहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संभल मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। संभल मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। सिविल जज के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसके बाद अब इसमें कल सुनवाई होने वाली है। महत्वपूर्ण खबर इस वक्त आपके सामने। आपने एक ऐसे शख्स को अपने क्षेत्र के अंदर आने कैसे दिया जिसने मेरे परिवार के साथ हमेशा गद्दारी की, जो मेरे पिताजी के मंत्रिमंडल में रहकर उनके खिलाफ साजिश की। प्राथमिकता ये होगी कि देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाए और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं प्रियंका गांधी। ये आवाज आज जब देश की संसद में सुनाई दी तो मानो एक बड़े हिस्से का दशकों लंबा इंतजार खत्म हो गया। कांग्रेस पार्टी समेत देश की जनता का एक बड़ा वर्ग ये सवाल सालों तक पूछता रहा कि आखिर प्रियंका गांधी देश की सक्रिय राजनीति में कब उतरेंगी। और आज 52 साल की उम्र में केरल के वायनाड से चुनाव जीतकर प्रियंका गांधी पहली बार लोकसभा पहुंची। सांसद की शपथ लेते हुए प्रियंका ने भाई राहुल गांधी की तरह संविधान की कॉपी हाथ में पकड़ रखी थी। खास बात यह है कि वायनाड से सांसद का चुनाव जीतने वाली प्रियंका गांधी ने हिंदी में अपनी शपथ ली। और जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति में हर बारीक बात का संकेत होता है, प्रियंका ने संकेत दे दिया है कि वो वायनाड से सांसद जरूर है, लेकिन हिंदी हार्टलैंड यानी देश की मुख्य धारा की पॉलिटिक्स में अहम रोल अदा करेगी। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई, मैं नाराज थी इस देश से, मैं नाराज थी। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे। आज मैं 52 साल की हूँ, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है मैं कैसे समझाऊं। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। लोकसभा में सांसद की शपथ के लिए प्रियंका गांधी का नाम पुकारा जाता है और प्रियंका हाथ में संविधान की प्रति लिए शपथ के लिए पहुंचती है। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। शपथ लेने के बाद प्रियंका गांधी लोकसभा स्पीकर का अभिवादन करती हैं। नीचे आते हुए सबसे आगे बैठे अपने बड़े भाई राहुल गांधी को नमस्कार करती हैं और फिर हस्ताक्षर के लिए आगे बढ़ती हैं। ये मौका कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के लिए बेहद खास था। कितना खास था उसे इन तस्वीरों से समझिए। प्रियंका गांधी की गाड़ी जब संसद पहुंचने वाली थी उससे ठीक पहले कांग्रेस के तमाम नेता और राहुल गांधी उनका स्वागत करने के लिए पहले से सीढ़ियों पर मौजूद थे। प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया के साथ संसद पहुंचती हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ सदन में
दाखिल होती है। शपथ के दिन प्रियंका गोल्डन बॉर्डर और क्रीम कलर की साड़ी पहनकर संसद पहुंची थी। ये केरल की खास कासबू साड़ी है। कासबू का अर्थ है जरी, यानी पारंपरिक रूप से सोने या चांदी का बना हुआ धागा। एक साड़ी को बनाने में 3 से 5 दिन लगते हैं। प्रियंका ने साड़ी के जरिए अपनी संसदीय सीट वायनाड की मौजूदगी बनाए रखी। And as you can see, she is very appropriately dressed in a Kerala sari. मैं प्रियंका गांधी वाड्रा सदन में दाखिल होने से पहले कांग्रेस के नेताओं ने फूल देकर प्रियंका का स्वागत किया। इसके बाद जैसे ही प्रियंका आगे बढ़ती हैं, राहुल गांधी उन्हें रुकने के लिए कहते हैं और जेब से फोन निकालकर तस्वीर लेने लगते हैं। राहुल अलग अलग एंगल से प्रियंका गांधी की तस्वीर लेते हुए दिखाई देते हैं। वहां मौजूद कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल को फ्रेम में आने को कहते हैं। कांग्रेस पार्टी की खुशी का समंदर झलक रहा था। माहौल ऐसा था कि किसी जश्न का हिस्सा बनने जा रहे हैं सब। तस्वीर के बाद प्रियंका गांधी राहुल से कहती हैं कि अब चले। प्रियंका गांधी की शपथ के मौके पर उनके दोनों बच्चे और पति रॉबर्ट वाड्रा भी संसद पहुंचे थे। कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती है और राहुल के लिए भी मजबूती है और जो भी प्रियंका ने वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। मुझे पता है, मुझे समझ है इसके बारे में ज़रूर, और पार्लियामेंट में और मजबूती आएगी मुझे लगता है। प्रियंका गांधी के संसद पहुंचने के बाद अब गांधी परिवार के तीनों सदस्य सदन में दिखाई देंगे। राहुल और प्रियंका लोकसभा में मौजूद होंगे, जबकि मां सोनिया गांधी राज्यसभा में दिखेंगी। They are all very happy and proud. शपथ लेने के बाद प्रियंका गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आशीर्वाद लिया। सुनिए सांसद पद की शपथ के बाद प्रियंका गांधी ने देश से क्या कहा है। प्राथमिकता ये होगी कि देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाए और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, और मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा आपको बता दें कि राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली दोनों सीटों से लोकसभा का चुनाव जीता था। इसके बाद राहुल गांधी ने वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस ने वायनाड उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया था। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा। That it has been 35 years since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning for your support for myself, and it is a very different feeling. It is my राजनीतिक जीवन में ये प्रियंका गांधी का पहला चुनाव था। प्रियंका ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से वायनाड में जीत दर्ज की है। प्रियंका गांधी जिस तरह के अंदाज में सदन के अंदर पहुंची थी, उनकी तस्वीरों की तुलना उनकी दादी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की जाने लगी। प्रियंका गांधी को हमेशा इंदिरा की परछाई के तौर पर ही देखा गया। उनके हाव भाव से लेकर बोलने के अंदाज तक में इंदिरा गांधी की मौजूदगी को देखा गया। और ये आज से नहीं है, 90 के दशक में जब प्रियंका को मां सोनिया गांधी के लिए प्रचार करते देखा गया था, तब भी वो अपनी दादी की परछाई बनकर रैलियों में पहुंचती थी। लेकिन सवाल यह है कि सब कुछ होने के बावजूद प्रियंका को संसद पहुंचने में आखिर 35 साल क्यों लगे। और फिर साल 1999 यानी 25 साल पहले प्रियंका गांधी को अपनी मां सोनिया गांधी के लिए वोट मांगते हुए देखा गया था। आपने एक ऐसे शख्स को अपने क्षेत्र के अंदर आने कैसे दिया?
जिसने मेरे परिवार के साथ हमेशा गद्दारी की, जो मेरे पिताजी के मंत्रिमंडल में रहकर उनके खिलाफ साजिश की। 1999 में प्रियंका गांधी उत्तर से दक्षिण तक अपनी मां के साथ चुनावी मंच पर दिखाई दे रही थी। उत्तर में अमेठी और दक्षिण में बेल्लारी सीट से सोनिया गांधी तब चुनाव लड़ रही थी। प्रियंका उस वक्त चुनाव मैनेजमेंट का काम देख रही थी, लेकिन चुनावी कैंपेन का चेहरा नहीं थी। और तब प्रियंका की उम्र महज 27 साल थी। ये कहने की जरूरत तो नहीं है कि मेरे परिवार ने कितना इस क्षेत्र के लिए किया है। मैं जानती हूँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी माँ के दिल में आप लोगों के लिए एक खास जगह है। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। प्रियंका में लोग इंदिरा को देखते थे और खुद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने सचिव रहे माखन लाल पोतेदार से कहा था कि मैं शायद ज्यादा दिन न जी पाऊं। आप प्रियंका को बड़ा होते देखेंगे और लोग जब उसे देखेंगे तो मुझे याद करेंगे। अगली सदी उसकी होगी। मैं 12 साल की थी उस दिन सुबह 8 बजे मैं स्कूल जा रही थी। हम लोग इकट्ठे रहते थे। दादी के पास गई। स्कूल में एक प्रतियोगिता थी, उसके लिए मैंने दादी का एक झोला रखती थी, मैंने उनका झोला मांगा। नाटक की प्रतियोगिता थी। झोला मांगा दादी से और उनको प्यार से ऐसे पकड़ के बाय बाय बोल के स्कूल चली गई। तकरीबन 2 घंटे बाद हमें स्कूल से लेने के लिए सुरक्षा कर्मी आ गए। गाड़ियों में बिठाया। काफी इतने सारे सुरक्षा कर्मी मैंने जीवन में नहीं देखे थे। अचानक हमें घर ले गए। हमें मालूम नहीं था राहुल को और मुझे कि क्या हुआ। मैं 12 साल की थी, वो 14 साल का था। घर आए, गाड़ी से उतरे तो जमीन पे खून के बड़े बड़े धब्बे थे। उस समय हमें मालूम नहीं था कि हमारे दादी का खून था जो उस मिट्टी में मिल चुका था। इसमें कोई शक नहीं कि देश ने हमेशा प्रियंका में इंदिरा गांधी को देखा, लेकिन प्रियंका को चुनावी पिच पर आने में बहुत वक्त लगा। हालांकि प्रियंका शुरू से ही एक मजबूत चट्टान की तरह परिवार के लिए खड़ी रहीं। सोनिया गांधी पर लिखी एक किताब द रेड साड़ी में लिखा है कि परिवार में सबसे पहले प्रियंका गांधी को ही पता चला था कि उनके पिता राजीव गांधी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद प्रियंका अपनी मां को लेकर चेन्नई पहुंची और वहां से अपने पिता का छत विछत शव लेकर दिल्ली लौटी। कुछ दिनों बाद जब ये तय नहीं हो पा रहा था कि राहुल गांधी पढ़ने के लिए विदेश लौटेंगे या नहीं, तब प्रियंका ने कहा था कि भाई तुम जाओ, मैं मां को संभाल लूंगी। To meet the people and that gets defeated because between the security and between all of you 1999 के बाद प्रियंका फिर राजनीति से गायब हो गई और 5 साल बाद साल 2004 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका सक्रिय रूप से प्रचार करती देखी गई। When I feel that it is the correct time, whether it's 1 week from now or 3 years from now, 10 years from now, when it comes from inside me, I will do it. 2004 में राहुल गांधी जब अपना पहला चुनाव लड़ने जा रहे थे और अमेठी लोकसभा सीट के लिए नामांकन भर रहे थे, तब मां सोनिया के साथ बहन प्रियंका भी मौजूद थी। ये वो वक्त था जब प्रियंका गांधी केवल चुनाव के वक्त नजर आती थीं, लाइमलाइट से दूर रहती थीं, पार्टी के मामलों में सक्रिय रहती थीं, लेकिन चुनाव लड़ने से दूर रहती थीं। कई बार खबरें आईं कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने हर बार खुद को प्रचार और प्रबंधन तक ही सीमित रखा। नहीं आंधी है। क्या चाहते हैं, मैं राजनीति में आऊं? और फिर आया साल 2019 जब यूपी की राजनीति के लिए प्रियंका गांधी की औपचारिक एंट्री हुई और उन्हें कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि 2019 में प्रियंका को जिन 41 लोकसभा सीटों का प्रभार मिला था, वहां सिर्फ एक सीट पर जीत मिली और वो भी रायबरेली। गांधी परिवार का गढ़ रही सीट अमेठी भी कांग्रेस हार गई थी। 2020 में कांग्रेस ने प्रियंका को पूरे उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी ताकि वो पार्टी को 2022 विधानसभा चुनाव के लिए तैयार कर सके। प्रियंका 2022 में यूपी कांग्रेस का चेहरा थी और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन से वो चर्चा में आई थी। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ
2 सीटें जीती थी। और फिर आया साल 2024 जब प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी में प्रचार की जिम्मेदारी संभाली। इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहाँ मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहाँ अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रियंका के लिए आसान नहीं था, क्योंकि चुनाव नतीजों से पहले अमेठी में स्मृति ईरानी को हराना और रायबरेली की सीट बरकरार रखना एक बेहद टेढ़ी खीर माना जा रहा था। लेकिन प्रियंका गांधी ने दिन रात एक कर दिया था। अमेठी और रायबरेली की जीत से प्रियंका ने खुद को साबित करने का काम किया। यूपी में कांग्रेस और अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा और ये फैसला भी कामयाब हुआ। गौरतलब है कि वो प्रियंका गांधी ही थी जिन्होंने दोनों पार्टियों के बीच मतभेद दूर करने के लिए अखिलेश यादव को फोन किया था। कहने का मतलब ये है कि प्रियंका का पिछला स्ट्राइक रेट भले ही अच्छा ना रहा हो, लेकिन पार्टी के लिए वो हमेशा संकट मोचक बनकर सामने आई है। अब सवाल ये है कि वायनाड की सांसद चुनी गई प्रियंका क्या यूपी और देश के बाकी हिस्सों में राजनीति में सक्रिय रहेंगी? तो इस सवाल का जवाब उसी दिन दे दिया था जिस दिन वायनाड से उनकी उम्मीदवारी का ऐलान किया गया था। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है।